एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजग रहीम लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसका आंसर हो जाएगा भयानक रस। ये आंसर हो जाएगा। भानुदत्त ने रस तरंगिणी में भयानक रस के दो भेद किए हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है, अर्थात आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अजगर और सिंह आलंबन है। उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंप, रोमांच आदि संचारी भाव है और मूर्छा आदि अनुभाव है। इन सब से भय स्थायी पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है। यहाँ पर निष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सोहत कर नवनीत लिए, घुटरून चलत रेणु तन मंडित, मुख दही लेप किए, मुख दही लेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। जब अपने या पराये बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वे घुटनों के बल चलने लगे हैं। कौन घुटने के बल चलने लगे हैं? तो श्री कृष्ण। उनके हाथों में मक्खन है, मुंह पर दही लगा है, शरीर मिट्टी से लिपटा है। यहाँ पर उनके आकर्षक रूप का वर्णन है, अतः वात्सल्य रस है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस है। बिहारी मूलतः सिंगारी कवि है। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का उपयुक्त दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारती व्रती का संबंध किस रस से है? भारती व्रती का संबंध किस रस से है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। भारती व्रती का सामान्य अर्थ है वाग व्यापार। वाग व्यापार। प्रस्तावना में भारती व्रती होती है। इसका आशय यह ही है कि प्रस्तावना में वाग व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होता है। भरत मुनि ने व्रतियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है। विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। ये व्रतियाँ 4 प्रकार की होती हैं: सात्वती, भारती, कैशिकी और आर्यभट्टी। कैशिकी व्रती यह बड़ी मनोहर व्रती है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से होती है। कैशिकी व्रती का उत्पत्ति जो होता है वो सामवेद से मानी गई है।
अब सेकंड है सात्वती व्रती। सात्वती व्रती, इस व्रती का संबंध शौर्य, दान, दया, दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं। इसका संबंध वीर रस है और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समावेश रहता है। आर्भट्टी व्रती माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधन आदि से युक्त यह व्रति रोध रस के वर्णन में काम आती हैं। इस व्रति की उत्पत्ति अथर्ववेद से बतलाई गई है। आर्भट्टी व्रति का उत्पत्ति जो है वो अथर्ववेद से बतलाई गई है। अब भारती व्रति। भारती व्रति, इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पुरुष नटों या भर्तों से है, इसलिए भी यह भारती कहलाती हैं। इसका संबंध शब्दों से है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारती व्रति काम आती हैं। भरत मुनि ने उसका संबंध करुण और अद्भुत से बतलाया है। इसके विषय में भारत तेंदु जी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में ही काम आती हैं। भारती व्रति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों से भी रहता है। भरत मुनि ने इस व्रति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बतलाई है। व्रतियों का रसों से संबंध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार है। सिंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यार भट्टी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से व्रति सर्वत्र भारती। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम छंद के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट देखते हैं छंद का क्वेश्चंस। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगल आचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र जो है वो प्रथम पुस्तक है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो कड़वक है। कड़वक जो है छंद वो सुप्रसिद्ध है। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित पंचझटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जयसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकाव्यों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आदिकालीन रासों
काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पई, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रही। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, दूती, दैवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है तो सोरठा होता है। दोहा के विपरीत सोरठा। मात्रा की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम को द्वितीय और तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती हैं। जैसे दिया हुआ है, रघुपति, बाण, कृषाणु, निशाचर, निकर, पतंग, सम। तो हम इसको एक समझते हैं और इसको भी हम एक समझते हैं, एक एक। और ये जो बा है उसको हम गुरु समझते हैं। गुरु का मतलब 2। उदाहरण दिया हुआ है। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों पर 11-11 सम पदों में 13-13 मात्राएं होती है तो सोरठा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है तो सोरठा छंद होता है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है तो सोरठा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बंदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है तो सोरठा छंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम तृतीय चरणों में होती हैं, जैसे ये उदाहरण दिया गया है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, उन कौन सा छंद कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स। रोला जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनत न लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषय चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं।
यति चरण के अंत में होती हैं, विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। यह 24 मात्राओं वाला छंद है। प्रस्तुत छंद दोहा है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे उदाहरण दिया गया है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है तो दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद है तो बैरवे है। बरवे छंद है। बरवे अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगन और तगन आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है, जैसे ये उदाहरण दिया गया है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है? तो बरवे की होती हैं 19। अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद है बरवे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवे है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 12 मात्राएं और सम यानी दूसरे चौथे चरणों में 7 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में जगन यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती हैं। रहीम के एक बरवे द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे आगी लाग घरू परिगा अति भल कीन साजन हाथ घलैना भरी भरी दीन। अर्थात आग लग गई, घर जल गया, यह बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मौका मिला। बरवे छंद का प्रणेता अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम कहे जाते हैं। किंवदंती है कि रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया। वापस आते ही समय उसकी विरह आकुल नवोठा पत्नी के उनके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिखकर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्वविदित था, सो सेवक ने वे पंक्तियां रहीम को सुनाई। सुनते ही रहीम चकित रह गए। पंक्तियों में उन्हें ज्ञात छंदों से अलग गति यति का समायोजन था। सेवक को इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर गौर किया और मात्रा गणना कर उसे बरवे नाम दिया। मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रेम पीति को बिरवा चले लगाई,
सीजन की सुधि लीजियो मुरझी न जाए। रहीम ने बड़वे छंद का प्रयोग कर बड़वे नायक भेद नामक ग्रंथ की रचना की। रहीम के समकालिक महाकवि तुलसीदास को भी बड़वे छंद प्रिय था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी अमर काव्य कृति बड़वे रामायण में किया है। बड़वे के विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13 तथा सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं रखने का विधान है। विषम चरण में 12 मात्राएं भोजपुरी में बड़वे मात्राएं होने से संभवतः यह छंद बड़वे कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अवधि शिला का उर पर था, गरु भार तिल तिल काट रही थी, द्रग जल धार इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है तो बड़वे छंद है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।